अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। आज हमने अल्टरनेटिंग करंट का आखिरी छोटा सा टॉपिक एक पढ़ना है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में कल से इंशाल्लाह हम फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये टॉपिक ऑल्दो इतना ज़्यादा वर्दी इनफ नहीं है कि इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखा जाए। इसको पूरे के पूरे टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बाकायदा टॉपिक आपके डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर हम पढ़ेंगे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। वहाँ पर भी इनमें से काफ़ी चीज़ें मेजरली तकरीबन 80 to 90% हम वहाँ पर दोबारा भी रिवाइज करेंगे। उसके अलावा जब हम वेव्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस इन वेव्स वाला चैप्टर, उसमें भी जब हम टाइप्स ऑफ वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे उधर दोबारा भी पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में इस तरह से शामिल था, बट हमने स्टिल इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको भी इसी जगह पर कंपाइल कर दिया जाए और वेव्स में जो आपको बातें बताई जाएंगी वो भी इसी जगह कंपाइल कर दी जाए, ताकि आप जब रिवीजन करें और आपको सिर्फ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही पढ़ना हो तो आप सिंपल ये कोई 10-20 मिनट की वीडियो देख लें और आपका इसके हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए वो एक ही वीडियो में आपको कंपाइल करके दे दिए जाएँ। ठीक हो गया। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेसिक से लेकर आखिर तक देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है प्रोडक्शन और उसके अलावा उसका स्पेक्ट्रम ही लिखा हुआ है, बट उसके अलावा जो चीज़ें डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हैं, जो चीज़ें वेव्स के हवाले से हैं, वो सारी हमने यहाँ पर कंपाइल कर दी हैं और क्विज भी आपका उसी में से ही आएगा जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके नाम से ही ज़ाहिर है एक तो ये वेव है। वेव क्या होती है? बेसिकली वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर हम एक मैकेनिकल वेव की बात करें, फॉर एग्जांपल पानी है, उसमें आपने पत्थर फेंका, उस जगह पर आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, वो ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंस है, उससे जो लहरें बनी हैं वो अपने ओरिजिन से दूर जा रही हैं। ठीक हो गया। ये वेव्स की बेसिक डेफिनेशन है। ये वेव जब भी ट्रैवल करती हैं सोर्स से अवे ट्रैवल करती हैं, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेकर जाती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यही काम करती हैं। ये भी सोर्स से अवे ट्रैवल करेंगी, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेकर जाएंगी, लेकिन ये ट्रैवल किसके थ्रू करेंगी? ये चीज़ इनको डिफरेंशिएट करती है विद मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स पानी में से ट्रैवल करेंगी या हवा में से या किसी सॉलिड पीस ऑफ मेटल में से, यानी उनको कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, एटम्स का बना हुआ एक मटेरियल मीडियम जिसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से वो ट्रैवल करती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस किस्म का कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए कि जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट हों और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते जाएं और एनर्जी ट्रैवल करती जाए, मोमेंटम ट्रैवल करता जाए। इनको चाहिए होती हैं इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटो से मैग्नेटिक फील्ड। इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चाहिए होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों को ग्रैस्प करने में प्रॉब्लम होती है कि जी ठीक हो गया, हमने ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पार्टिकल यूं यूं मूव कर रहा है और लहर आगे जा रही है। हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में देखा पार्टिकल यूं यूं मूव कर रहा है, लहर आगे जा रही है। ठीक है, समझ में आता है, दिमाग में बैठती है बात, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। ये आप सर क्या बात बोलते हैं, फील्ड्स कैसे ऑसिलेट कर सकती हैं? फील्ड तो फील्ड है ना। फील्ड की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज। तो वो तो रीजन है। रीजन कैसे वाइब्रेट कर सकता है? अभी हम आगे देखते हैं किस तरह से वाइब्रेट करता है। तो बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि आखिर में होता क्या है। तो होता इस तरह से है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पहली बात तो हमने देख ली, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए क्योंकि ये फील्ड्स की ऑसिलेशन से ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती रहती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ यहाँ पर ऑसिलेट करेगी, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके आगे फिर मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करती जाएंगी। ठीक हो गया। अब वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी बात हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन इस तरफ है और वो इस तरफ ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेगी। ठीक है, आगे डायग्राम से भी समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से होता है। और एक और बात, ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, यानी कि इसमें इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ्स बनेंगे, इसमें इस तरह से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस नहीं बनेंगे जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बनते हैं। तो ये इस टाइप की वेव है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इसको प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है, हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहली बात पढ़ी थी कि अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो एक्सेलरेट हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। वही बात अभी यहाँ पर दोबारा हमारे काम आ रही है कि चार्ज को आपने एक्सेलरेट करवा दिया, उसको एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं आप, तो तब इस तरह से काम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस पॉइंट से जहाँ पे चार्ज वाइब्रेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है
उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और वो ट्रैवल करेंगी अवे फ्रॉम द सोर्स, अपने साथ एनर्जी भी ले जाएंगी और मोमेंटम भी ले जाएंगी। वो दोनों चीज़ें कैसे ले जाएंगी वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी पॉइंट उसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करता है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है वो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और मैं इसके करीब ये वाला पॉइंट देख रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 1 न्यूटन पर कूलम है, इस पॉइंट के ऊपर, ये इस चार्ज के करीब कोई पॉइंट है। अगर ये चार्ज भी इधर रखा रहे और मैं मुसलसल इसी पॉइंट पर ऑब्जर्व करता रहूँ तो इस पॉइंट पर मुसलसल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अगर ये चार्ज उठा के मैं ये काम करूँ, इसको यूं यूं मूव करना स्टार्ट कर दूँ, जब ये दूर जाएगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1 से सपोज कम हो जाएगी, सपोज 0.5 या 0.2 हो जाएगी। जब ये चार्ज वापस इसके करीब आएगा, बहुत ही करीब आ जाएगा, तो जो इसकी जो फील्ड है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रही जब हमने इस चार्ज को बार बार मूव करवाया। इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन में चार्ज को हम मूव करवाते हैं, तो ऑसिलेशन में आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप मोशन में भी एक्सेलरेशन होती है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करती है। तो जब ये दूर जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहाँ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, जो यहाँ पे हमने बात लिखी हुई है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करती है तो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। पहला जो बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ज़्यादा अगर हम डीप चले जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो वो ये है, क्योंकि आप एफएससी के लेवल में वो नहीं है तो इसलिए हम पढ़ाते नहीं है, ना ही मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया है। वहाँ पर हम सिंपली यही पढ़ते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। बेसिकली उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, तो वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आगे उस कंडक्टर को एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे देती है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुई, फ्लक्स चेंज जिसको हम कहते हैं, और उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसने इंड्यूस करवा दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस फ्लो करना शुरू हो गए। जब हम एक कंडक्टर को बैटरी देते हैं तो तभी हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं ना बैटरी की, तभी उसके चार्जेस फ्लो करते हैं। तो वही काम हम फ्लक्स चेंज करवा के या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा के कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये वहाँ का कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ यहीं पर है कि जब भी आपने वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दी तो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देगी, और फिर वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर अपने इर्द गिर्द एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देगी। तो इस तरह एक वेव, एक फील्ड दूसरी फील्ड को, दूसरी फील्ड पहली फील्ड को प्रोड्यूस करती जाती है, और इस तरह पूरी की पूरी वेव ट्रेवल करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिंग होती हैं उस पूरी की पूरी वेव में, वो फील्ड्स ही इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, और हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी एक वेव है। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़ें तो इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं ऊपर नीचे इस तरह पकड़ पकड़ के एक्सेलरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लू कर्व से शो कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पर येलो कर्व से शो कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से देखें कि इसका जो प्लेन है वो इस तरह से है कि इसी के ही प्लेन में, चार्ज के ही प्लेन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। तो ये जो बेसिकली हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक ग्राफ है जिसके एक्स एक्सिस पर, यानी कि बेसिकली यहाँ पर उसको हमने जी कहा हुआ है, लेकिन हम इसको अभी एक्स एक्सिस अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। चार्ज से ये पॉइंट करीब है, ये पॉइंट दूर है, ये पॉइंट बहुत दूर है, तो एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर दी, और हम देख रहे हैं कि इस चार्ज के एक्सेलरेट होने से किस पॉइंट पर कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाई एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे, छोटा वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब होगा छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब होगा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि चार्ज के बिल्कुल करीब यहाँ पर बहुत ही छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके आगे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके आगे बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम है। उसके थोड़ा सा अगर हम दूर जाएं तो यहाँ पर आप देखें बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर उससे भी छोटी है, और यहाँ पर बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उससे मजीद आगे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेगेटिव में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव में चली गई है। उसके आगे देखें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नीचे है। अब ये वेक्टर नेगेटिव वाला बढ़ता जा रहा है लेंथ में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पर आकर बिल्कुल जीरो हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, पॉजिटिवली इंक्रीज हुई, फिर वापस कम होते होते जीरो पर आ गई, फिर नेगेटिवली इंक्रीज हुई, फिर मैक्सिमम पर पहुंची, फिर वापस कम होते होते जीरो पर पहुंच गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक
पैटर्न के हिसाब से वेरी कर रही है। क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि ये चार्ज को हमने एक्सेलरेट करवाया। सो चार्ज जब एक्सेलरेट हुआ तो उसने क्या करवा दिया? उसने एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दी। ये मैंने पहला सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वहीं वहीं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ थी, फिर इस तरफ बढ़ती गई, फिर वापस जीरो पर आ गई, फिर नेगेटिव होती गई, फिर वापस जीरो पर आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बढ़ती जाएगी, फिर वापस जीरो पर आ जाएगी, फिर उस तरफ बढ़ती जाएगी, फिर वापस जीरो पर आ जाएगी। यानी कि उस प्लेन की जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ घट रही है उसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी और ऑसिलेट करेगी। इसको हम कहते हैं कि फील्ड ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना। रीजन ऑसिलेट नहीं कर रहा था, जो हम कहते हैं कि फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस जिसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे तो उसको फोर्स का सामना करना पड़ेगा, वो डेफिनेशन ठीक है। लेकिन जब हम ये वर्ड बोलते हैं कि फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो उसका मतलब होता है कि फील्ड अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से बढ़ घट रही है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन वी से फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग वी मीन दिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रही है, इसने अपने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। तो शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप देखें वहां पर, ये मैं येलो से शो कर रहा हूं, शायद ये नजर ना आए, इसको डिफरेंट कलर देते हैं इस तरह से। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वो भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ी तो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पर पहुंच गई, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पर पहुंच गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आगे से वापस कम होना शुरू हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना शुरू हो गई है, और यहाँ पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कम हो गई है, ठीक है ना। ये जो मैं इधर एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसिकली आउट ऑफ द पेज को शो कर रहा हूँ, क्योंकि डॉट्स एंड क्रॉसेस से बेहतर है इस तरह शो किया जाए। अब इस पॉइंट पर अब आगे आके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली इंक्रीज होना शुरू हुई थी, रेड एरोज को देखें तो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ तक तो आउट ऑफ द पेज थी, अब वो भी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, अब वो इनटू द पेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम पर पहुंच गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर वापस जीरो पर आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दोबारा से रिवर्स हो गई है इस पॉइंट पर आकर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा इस तरफ इंक्रीज होना शुरू हो गई है, ये मैक्सिमम, ये वापस कम, ये और कम, ये और कम, ये वापस जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड भी वापस अब आउट ऑफ द पेज, उसने भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ और वापस जीरो। तो हमने इस पूरे के पूरे इस डिस्कशन से जो हमने खिचड़ी पकाई है इससे क्या सीखा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता घटता है, जिसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है, दोबारा वापस पॉजिटिव होती रहती है इस तरह से। और वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द साथ ही साथ अपने मैग्नेटिक फील्ड भी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स के परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए। इसको ऊपर नीचे ड्रॉ किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर और अंदर ड्रॉ किया है, वो भी उसी तरह से इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, वेरिंग होती रहती है। अब ये वेव पूरी की पूरी बन गई, इसको हम कहते हैं कि ये वेव्स ऑसिलेट होकर फील्ड्स ऑसिलेट होकर वेव बना रही हैं। अब चूंकि इस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इसको कह देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें कोई पार्टिकल ऑसिलेट करके एक वेव लाइक पैटर्न नहीं दे रहे, इसमें वही फील्ड्स ही ऑसिलेट करके एक वेव लाइक पैटर्न दे रही है। हमने ये ग्राफ बनाया है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस का, कि डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर कहाँ कहाँ कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस किस डायरेक्शन में है, ये हमने ये ग्राफ बनाया। तो ग्राफ हमारा उस वेव लाइक पैटर्न का बना, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आपको इस तरह की लाइनें शो होंगी लाइट के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं शो होगा आपको। ये हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब किया है तो वो इस तरह से शो होता है, ठीक हो गया। अब ये एक बात हो गई, और मैं बात क्या बताने वाला था, हाँ, और एक बात ये बताने वाला था कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलरली वेरी कर रही है, तो दो वेक्टर्स तो हमारे पास आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इनवर्ड। अब तीसरा जो वेक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव का। ये वेव, ये सोर्स है, एक्सेलरेटिंग चार्ज इसका सोर्स है, तो सोर्स से अवे जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है, ये, इसको मैं v से शो कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। तो तीसरा वेक्टर एक ऊपर है, ये एक अंदर की तरफ है, तीसरा वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो इस तरफ है। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं अगर यूं आप देखें गौर से, आपस में देखें, जैसे भी मैं घुमाऊं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, और ये इस तरफ। फिर कुछ अर्से बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस नीचे आ जाएगी, तो ये ऊपर और नीचे होती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर होती रहेगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यही रहेगी।
तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सी, स्पीड ऑफ लाइट को सी से शो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली लाइट। ठीक है, तो सी से उसकी स्पीड हमने शो की है, तीनों बोल्ड किए हुए हैं ताकि वेक्टर्स दिखें। दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पर। एंड कभी कभार इसके लिए वर्ड यूज होता है, याद रखें, ऑर्थोगोनल। तो वहां पर आके परेशान नहीं हो जाना कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, तो हमें कभी बताई नहीं सर ने, तो ये बता रहा हूं अभी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब तीन क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर हों म्यूचुअली, तो उनको हम कहते हैं कि ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं। दो क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर तो उनको परपेंडिकुलर कहेंगे। तीन हो तो आपने उनको या तो इस तरह कहना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक स्टैंडर्ड टर्म है, अच्छी लगती है, यहाँ भी अगले बंदे को फिजिक्स आती है, फिजिक्स की जबान में बोल रहा है। ऐसे तो मैं लिख दूँ समझ तो इससे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखना है। एंड या आप उसको बोलेंगे ये तीन क्वांटिटीज ऑर्थोगोनल हैं आपस में। ठीक है, ये अब अगला पॉइंट देखें आप, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन फेज विद ईच अदर। अब इससे पहले हमने जब इन फेज की वेव बनाई थी, हमने कहा था एक वेव इस तरह से है और दूसरी वेव इस तरह से, हम कहेंगे ये दोनों इन फेज हैं। वैल्यूज दोनों की डिफरेंट हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लेकिन इन फेज हैं, इकट्ठे मैक्सिमम पर, इकट्ठे जीरो पर, इकट्ठे नेगेटिव मैक्सिमम, इकट्ठे वापस जीरो पर आ रही हैं, तो इन फेज हैं। अब ये भी इन फेज हैं, लेकिन इनका ग्राफ और इनका ग्राफ तो अजीब सा है, डिफरेंट नहीं हो गया। वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रही है। इस वजह से इसको उस तरह से रिप्रेजेंट करना जैसे कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया मुमकिन नहीं है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन को छोड़ के, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो लगाया हुआ है, मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड शो कर दूँ तो फिर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी ग्राफ इसी तरह से ही बना सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली उसके ऊपर ही शो कर दूं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और सेम ही होता है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर ही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे वेरी करती है उतना ही और उसी हिसाब से ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, उस तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर मैक्सिमम पर पहुंची हैं, वापस एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर जीरो पर पहुंची हैं, वापस एग्जैक्टली दोबारा नेगेटिव मैक्सिमम पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चली गई, तो नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंच गई दोनों, वापस फिर दोबारा जीरो पर आ गई, तो दोनों जीरो पर भी दोबारा आ गई। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपको ये बाहर और अंदर ऊपर नीचे शो करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो आप फिर इस किस्म की वेव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट इन फेज विद ईच अदर। ठीक है, फेज इनका सेम है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एंड दैट्स इट। ये आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है। यहाँ पर हमने उनकी नेचर पर पढ़ ली कि उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फील्ड्स वेरी कर रही हैं, और ट्रांसवर्स इन नेचर है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कंप्रेशन रेयरफेक्शन तो शो नहीं हो रहा ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये ट्रांसवर्स वेव ही बनी हुई है आपके सामने, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं। एंड उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज ये सब कुछ करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और ये सब कुछ कैसे होता है वो हमने ये सब कुछ ड्रॉ करके सीखा है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता चल गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं, ये स्पेक्ट्रम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो भी वेव लाइक प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका मास होता है, फोटोन का भी मास होता है। पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मोमेंटम होता है, फोटोन का भी मोमेंटम होता है। वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है। ये सारी वेव की प्रॉपर्टी है। ये वाली सारी वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती हैं। और ये जो ये हैं ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज हैं, ये भी फोटोन में होते हैं। तो जब हम फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे वहाँ पर मास ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन को भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी के लिए इतना ही तो आपको पता होना चाहिए बेसिक के, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, वहाँ पर हम जब डिब्रॉयज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको डिब्रॉगली किसी ने नहीं बोलना, वो डिब्रॉयज कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी है, वो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़, ये आखिरी वाली, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपको ये सारी बातें पता है, डिफ्रैक्शन भी आपको पता है, इंटरफेरेंस भी पता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है कि ये सरफेस है, लाइट यहाँ पे आई वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, फाइनल डायरेक्शन ये है। रिफ्रैक्शन क्या थी कि यहाँ पर एक और मीडियम रखा हुआ है, कोई डेंसर मीडियम है, बाहर हवा है या बाहर वैक्यूम है और यहाँ पर अंदर हवा है, या कोई डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की मीडिया है, और बाहर से लाइट इस तरह से आई किसी एंगल के ऊपर, जब अंदर घुसी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये रिफ्रैक्शन है।
अगर बिल्कुल सीधी आएगी तो सीधी गुजर जाएगी, किसी ना किसी एंगल पर ही उसको आना चाहिए। अब आप में से अगर किसी को पता है कि रिफ्रैक्शन होती क्यों है, लाइट हवा में घूम रही है, आ गई है पानी में, उसको क्या ऐसा हो गया है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम वेव्स में पढ़ेंगे पैसेज ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडिया, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ऐसा क्या होता है इस पॉइंट पर जो इस तरह लाइट के इंसिडेंट होने पर नहीं होता। क्योंकि लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होगी तो हमने देखा है कि वो सीधी गुजर जाती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं होती, ये हम चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन ये हो गई। डिफ्रैक्शन ये है कि एक स्ट्रेट बाउंड्री है, उसमें छोटी सी स्लिट है, तो यहाँ से अगर लाइट इस तरह से आ रही है बिल्कुल सीधी, जब गुजरेगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगी। सारी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी यहाँ से और यहाँ पर आके स्प्रेड आउट हो जाएगी, उसके वेव फ्रंट्स फैन आउट हो जाएंगे। वेव फ्रंट क्या होता है ये भी वेव्स में पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस के जब दो वेव्स आ रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं और उनकी अपनी अपनी डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती हैं। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, पार्टिकल तो कोई मूव नहीं कर रहा। अगर मैकेनिकल वेव हो तो उनके पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाती हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो फिर उनकी इंटेंसिटीज ऐड हो जाती हैं, तो हमें किसी पॉइंट पर ब्राइट लाइट मिलती है, किसी पॉइंट पर डार्क लाइट मिलती है। वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, बहुत ही मजे का टॉपिक है, लेकिन उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, अफसोस की बात है, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए था। अगर आप एफएससी में आते हैं हमारे पास तो ज़रूर मैं आपको वो भी पढ़ा देता। बट राइट नाउ इंटरफेरेंस ऑफ मैकेनिकल वेव्स हम पढ़ लेंगे हल्का सा, डॉपलर इफेक्ट वगैरह जब स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे उससे पहले वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन लाइट की हम नहीं पढ़ पाएंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से ही बनती है, और उसके अलावा पोलराइजेशन। अब ये आखिरी चीज़ है जहाँ के बाद हम ये प्रॉपर्टीज़ के बाद हम ये प्रॉपर्टीज़ और इस स्लाइड जो है वो एंड करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं इससे पिछली वाली स्लाइड के ऊपर। पोलराइजेशन, अभी मैंने आपको कहा कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रही है, सपोज ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वेव ट्रेवल कर रही है। ये सी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सपोज अब इनमें से हम एक डायरेक्शन को रेफरेंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन को, और हम कहते हैं कि जी इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो इस तरह का है। ठीक है। अब एक और लाइट है, एक और बीम ऑफ लाइट है, उसका भी इस तरह एक्स वाई जी बना लें, वो भी इसी तरफ ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो हम इसका जब बनाएंगे डायग्राम तो हम कहेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रेफरेंस रखा हुआ है एक डायरेक्शन को, तो हम कहेंगे कि ये इस तरह आउट इन इस तरह से है, यानी कि ये वाली लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरह से है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रही है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूसरी लाइट की देखें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप एक रस्सी को पकड़ें, उसको दीवार में खूंटा ठोंक के उसके साथ बांध दें और उस रस्सी को पकड़ के आप यूं हिलाना शुरू कर दें, तो आपकी जो वेव्स बनेंगी वो यूं बनेंगी इस तरह से। या अगर मैं इस तरह से शो करूँ, कैमरे में शायद आपको शो ना हो रहा हो, सामने मैं रस्सी को बांध देता हूँ दीवार से और मैं उसको इस तरह से हिलाता हूँ, तो इस तरह से आपके पास वेव्स बनेंगी। अगर मैं उसी रस्सी को यूं हिलाना शुरू कर दूं तो मेरे पास इस तरह से वेव्स बनेंगी। वो डिफरेंट प्लेन में है अब, ठीक है ना, पहले उनका प्लेन ये था, अब उनका प्लेन ये है। तो ट्रांसवर्स वेव्स की ये खासियत होती है कि वो डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर सकती हैं। अगर मैं उसी को ना यूं हिलाऊं ना ही यूं हिलाऊं, उसके बीच में कहीं पर हिलाना शुरू कर दूं, तो अब वो ये वाला उसका प्लेन हो गया। समझ में आ रही है ना बात, इमेजिनेशन हो रही है। तो डिफरेंट प्लेन्स में लाइट जो है पोलराइज्ड वेव जो होती है वो ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो ट्रैवल कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलराइजेशन। ये चीज़ लॉन्गिट्यूडिनल वेव शो नहीं करती, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होते हैं कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस, उनका कोई प्लेन नहीं होता, ठीक है ना, वो उन्होंने एक ही तरफ ही वाइब्रेट करना है हमेशा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा है कि एक ही वेव है, वही रस्सी है, उसी में उतनी ही वेव्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसी किस्म की ही वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट तरफ पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करूँ तो डिफरेंट वेव्स बनती हैं। इधर बनाऊंगा तो और तरह की वेव्स हैं, इधर बनाऊंगा तो और तरह की वेव्स हैं। इसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकली पोलराइज्ड थी और ये वाली वेव्स जो थी ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड थी। ये ट्रांसवर्स वेव्स की ही प्रॉपर्टी है, उसके अलावा किसी भी वेव की ये प्रॉपर्टी नहीं है। अब चूंकि लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें भी पोलराइजेशन का फिनोमेना शो होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्लेन में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करिए। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफरेंस रख के जो डायरेक्शंस बनाई हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को रेफरेंस रख के बना लें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, वो डिफरेंटली पोलराइज्ड है, ये डिफरेंटली पोलराइज्ड है।
तो इस बेस पर हम डिफरेंट लाइट बीम्स को, जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, दोनों रेड कलर की हैं, सपोज अभी तो हमने रेड और ब्लू बनाई हुई है डिफरेंशिएट करने के लिए, सपोज दोनों रेड कलर की लाइट हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, वेवलेंथ दोनों वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रही है, सेम मीडियम है, सेम इंटेंसिटी है, इनफैक्ट सब कुछ सेम है, लेकिन स्टिल उनकी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, वो हो सकती है पोलराइजेशन। ठीक है ना, अगर ये वाली प्रॉपर्टी ना होती तो फिर वो दो वेव्स एग्जैक्टली सिमिलर ही कहलाती, लेकिन स्टिल बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होने के बजाय, सेम होने के बावजूद भी पोलराइजेशन की बेस पर हो सकता है वो दो लाइट बीम्स डिफरेंट हों। तो ये एक और प्रॉपर्टी है जो लाइट के पास ही है। इसी बेस पर एक पोलराइजर ग्लास बनाया जाता है। कोई भी डिफ्यूज्ड लाइट सोर्स लाइक सूरज, लाइक ये बल्ब हजरत, कोई भी डिफ्यूज लाइट सोर्स हमेशा डिफरेंट प्लेन्स वाली लाइट वेव्स इमिट करता है। अब जी इस बल्ब से जो लाइट आ रही है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे सामने ये बल्ब है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इससे जो लाइट निकल रही होगी वो सारी की सारी इसी प्लेन में ही पोलराइज्ड होगी, या वो सारी की सारी इसी प्लेन में ही पोलराइज्ड होगी। इससे जो लाइट की वेव निकल रही है, कुछ की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, कुछ की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, कुछ की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी कर रही है, डिफरेंटली पोलराइज्ड लाइट है। सो डिफ्यूज्ड लाइट उसी लाइट को कहते हैं जिसमें जितनी भी लाइट की रेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पर शो की गई है। आप देखें इसमें एक लाइट की जो प्लेन है वो डिफरेंट है, इसका प्लेन देखें इस तरफ है, ये जो ग्रीन वाला शो किया हुआ है, उसके अलावा एक ऑरेंज शो किया हुआ है, उसका प्लेन देखें डिफरेंट है, उसके अलावा ये एक और है, इसका प्लेन डिफरेंट है। अब सबका प्लेन यूं डिफरेंट है। 2D पर उतना अच्छा शायद शो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने समझना इसी तरह के कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है। अब डिफरेंट प्लेन्स वाली लाइट्स हैं, लेकिन एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं पोलराइजर। उसमें छोटी छोटी वायर्स लगी होती हैं, या कभी कभार हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी यूज़ कर लेते हैं, छोटी छोटी ग्रेटिंग्स होती हैं उसमें। वो क्या करती है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल वाली लाइट को ही आने देगी, उसके अलावा बाकी सारी पर्टिकुलर जो जितने भी प्लेन वाली लाइट्स हैं उनको ख़त्म कर देगी। अब इसने पीछे ये एरो ऑरेंज वगैरह सारी की सारी को ओमिट कर दिया। ये ऑरेंज थी, ये येलो थी, थोड़ी सी लाइट येलो थी, सिर्फ इस प्लेन वाली लाइट को इसने आने दिया है। तो पोलराइजर के बाद सिर्फ इसी प्लेन वाली ही लाइट देखें आगे जा सकी है, जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरह से था, अप डाउन। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी थी जिनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरह से था, किसी का इस तरह से था, किसी का इस तरह से था, सिर्फ एक थी जिसका वर्टिकल प्लेन था। हमने आगे जो पोलराइजर लगाया है उसने सिर्फ उसी वर्टिकल प्लेन वाली ही लाइट को आगे आने दिया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट रेज कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग पोलराइजर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम पहले प्रॉपर्टीज़ ही कंप्लीट कर लें, उसके बाद स्पेक्ट्रम पर जाते हैं। जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो वेव्स की हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर भी होंगी। स्पीड फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है दैट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट विच वी कॉल 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके इस तरह से उसको लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली गिवन बाय दिस फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब ये है वैक्यूम के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, म्यू नॉट भी परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है। अगर यहाँ पर कोई और मीडियम हो तो म्यू आर भी लगा दूंगा, एप्सिलॉन आर भी लगा दूंगा। अब जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा इन दोनों की वैल्यूज चेंज होती जाएगी। दिस इज़ द रीज़न कि लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ये चीज़ें हैं। अदरवाइज लाइट को क्या पड़ी है, जब उसको मीडियम चाहिए ही नहीं, उसमें पार्टिकल हैं ही नहीं, वो फील्ड्स की ऑसिलेशन से बनी हुई है, तो फिर क्या वजह है कि ग्लास में और स्पीड है, वाटर में और स्पीड है, हवा में और स्पीड है, वैक्यूम में और स्पीड है। दैट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाउ करने की सलाहियत डिफरेंट मीडिया की डिफरेंट होती है। तो वही व्हील्स ऑसिलेट करते करते आगे ग्लास में घुसेंगी, तो अब ग्लास ने या तो उसको स्लो कर देना है डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो वैक्यूम से आई है तो ग्लास में स्लो हो जाएगी, अगर वो ग्लास से भी किसी डेंसर मीडियम से आई है तो फिर ग्लास में आगे फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से स्पेसिफिक। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम ये इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं बाय यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, इसमें जो लैम्डा है दैट इज़ द वेव लेंथ, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
ऑफ सिमिलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल लें, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ले लें, डिफरेंस ले लें, तो इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बराबर है, ये भी वेवलेंथ होगी। अगर आप इस जीरो वाले पॉइंट से इस जीरो वाले पॉइंट तक ले लें तो ये भी वेवलेंथ होगी, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आल्सो हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। सो वेवलेंथ इज व्हाट? वेवलेंथ इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ स्ट्रिक्टली, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट, वो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। उसके अलावा f इज़ द फ्रीक्वेंसी, इट टेल्स अस कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में ट्रैवल कर रही हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स है, ये कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज ये 2 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं कहूँगा 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर कोई डिटेक्टर है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर है, आँख ही बना देते हैं। यहाँ पर कितनी वेव्स एक सेकंड में रिसीव हो रही हैं, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है। या बीच में कोई प्लेन ड्रॉ कर दो तो मैं कहूँ कितनी वेव्स एक सेकंड में यहाँ से गुजर रही हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार, ये म्यू उसके ऊपर बार लगा देना, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। बाकी चीज़ों को पहले मैं हटा लूँ। रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, वेवलेंथ क्या थी कि कितनी नंबर ऑफ वेव, कितनी मीटर्स में या कितने सेंटीमीटर्स में, कितनी लेंथ में एक वेव आ जाती है। वेव नंबर उसका रेसिप्रोकल है। वेव लेंथ का मीटर, वेव लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, कितने मीटर्स की या कितने सेंटीमीटर्स की एक वेव है। इसका जो यूनिट होगा ये होगा 1/मीटर या पर मीटर। ये हमें बताता है कि एक मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और एक लाइट की वेव है जिसकी 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और 3 वेवलेंथ आ जाती हैं, तो मैं कहूँगा 3 वेव्स पर मीटर, इसका वेव नंबर 3 वेव्स पर मीटर है। एक और वेव है जिसकी एक ही वेव इस पूरे 1 मीटर में आती है, तो मैं कहूँगा उसका वेव नंबर है 1 वेव्स पर मीटर या सिंपली 1 मीटर। ठीक है, तो वेव नंबर टेल्स अस व्हाट? इट टेल्स अस नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड विद इन अ रीजन ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ क्या होता है? 1 मीटर होता है। ठीक हो गया, ये हो गया वेव नंबर। इसकी भी सिग्निफिकेंस है, आगे जब हम प्लांक्स इक्वेशन पढ़ेंगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पे ये काम आएगा। उसके अलावा एनर्जी, ये भी प्लांक्स इक्वेशन में दोबारा पढ़ेंगे। अभी के लिए हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज बेसिकली E इज इक्वल टू hf। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन है। ठीक है ना, उस लाइट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उस एक फोटोन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको इधर डालें और आप उस फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप NHF यहाँ पर लिख देंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भी हैं मल्टीप्लाइड बाय HF, तो आपके पास उस पूरे के पूरे सारे नंबर ऑफ फोटोन्स की आ जाएगी एनर्जी। मोमेंटम, अच्छा जी, अब ये भी हम जब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पढ़ेंगे दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, फोटोन पहली बात तो ये है चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो लगता इस तरह से है कि इसका ना मास होना चाहिए ना मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन चूंकि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के मुताबिक एनीथिंग कैन बी मास एंड वेव एट द सेम टाइम, मैटर वाली प्रॉपर्टी भी शो करती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट का जो फोटोन है उसको हम मटेरियल पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करते हैं। ज़्यादा डिटेल वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में। राइट नाउ हम कहते हैं कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है अगर, तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं ये लैम्डा, एफ, रिफ्लेक्शन वगैरह, मास, मोमेंटम, ये जो है ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की जो इक्वेशन होती है डिब्रॉयज कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वो यहाँ से एक प्रॉपर्टी उठाती है और यहाँ से एक प्रॉपर्टी उठाती है और उनको आपस में रिलेट कर देती है, ताकि प्रूव हो जाए कि हाँ, अगर कोई इक्वेशन दे देंगे हम इन दोनों के रिलेशन में तो प्रूव हो जाएगा ना कि वो एक ही चीज़ है जिसकी एट द सेम टाइम वेवलेंथ भी है, वो वेव भी बिहेव कर रही है, उसका मोमेंटम भी है, वो मैटर की तरह भी बिहेव कर रही है, तभी प्रूव होता है, तब आप दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जो आइंस्टाइन साहब थे उससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि एनर्जी अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, एनर्जी और मैटर दोनों एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो साइंसदानों ने कहा कि तुम पागल हो। फिर उसने कहा कि जी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो साइंसदानों की डिमांड ये थी कि अगर आइंस्टाइन साहब आपको लगता है कि एनर्जी और मैटर सेम चीज़ हैं, तो कोई इक्वेशन ऐसी ला के दिखाओ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एनर्जी हो, राइट हैंड साइड पर मास हो, या उसमें दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम हो, तभी हम मानेंगे कि वो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक कोई इक्वेशन दो चीज़ों को, दो प्रॉपर्टीज़ को रिलेट नहीं कर पाती, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये दोनों प्रॉपर्टीज उसी चीज़ की हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर उसने इक्वेशन दी कि E = mc²। देखो एक तरफ मास है, दूसरी तरफ एनर्जी है। फिर प्रूव भी कर दी और साइंसदान सारे चुप हो गए कि हाँ ठीक है, आप जो हैं करेक्ट बोल रहे हैं। लैम्डा =
P या लैम्डा इज इक्वल टू M या लैम्डा इज इक्वल टू F या कोई और इस तरह का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि वेव और पार्टिकल भी सेम चीज़ है। तो डी ब्रॉय साहब ने ये इक्वेशन दी थी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब ये मोमेंटम है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ये वेवलेंथ है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। इस तरह से हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फिर प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। सो अगर आपने मोमेंटम किसी फोटोन का निकालना है तो यू शुड बी डिवाइडिंग h बाय लैम्डा। अगर आपको उस पार्टिकल उस फोटोन की वेवलेंथ पता है तो आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये मोमेंटम फोटोन का कितना होता है, फोटोन का मास कितना होता है, रेस्ट मास और मूविंग मास कितना कितना होता है। रेस्ट मास 0 होता है, याद है सबको, पढ़ा भी है, रट्टा भी मारा हुआ है। क्यों 0 होता है किसी को नहीं पता। कि अगर रेस्ट मास 0 होता है तो फिर मूविंग में मास किधर से आ जाता है, और ये मोमेंटम फिर अगर रेस्ट मास 0 है तो रेस्ट वाला मोमेंटम भी 0 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा वो नहीं पता। मूविंग में कैसा होगा वो नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें चूँकि एफएससी के लेवल पर क्लियर नहीं होती तो बहुत नुकसान होता है और फिर फ्रेशर्स को एमडी कैट में प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें हम डॉन मॉडर्न फिजिक्स में फिर से रिवाइज करेंगे, रेस्ट मास 0 क्यों होता है वगैरह वगैरह। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ ली। अब आखिर में इसको कंप्लीट करके हम एंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। इसमें से आपको याद क्या रखना है, आपको इसकी अरेंजमेंट याद रखनी है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा लोअर एंड है, कौन सा बड़ा वाला एंड है। ठीक है। तो मैं लॉन्ग वेवलेंथ वाले एंड से शुरू करूँगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी। तो इस साइड पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है। वेव नंबर जो है वो सबसे कम है, एनर्जी क्या है सबसे कम है, मोमेंटम सबसे कम है। ये चीज़ें आपको सारी की सारी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज़ें यहाँ पर उल्टी हैं। यहाँ पर वेव नंबर इस एंड पर सबसे ज़्यादा है, लैम्डा उधर ज़्यादा था तो इधर क्या है कम है। शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा थी कम थी तो यहाँ पर ज़्यादा है। मोमेंटम यहाँ पर इस वालों का ज़्यादा है। एनर्जी भी है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं तो इनकी ज़्यादा है। ठीक है। और इनके बीच में जो सारी बाकी लाई कर रही हैं वो उस अरेंजमेंट में छोटी वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ की तरफ ट्रैवल करती जा रही हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्रैवल करती जा रही हैं। मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ से। इसको याद रखने के लिए आपके सामने ये एक निमोनिक है, रन माइक इन विजिबिलिटी अंडर एक्सट्रीम गाइडेंस। आर फॉर रेडियो वेव्स, सबसे आखिर में आपने रेडियो वेव्स को रखना है। माइक, एम फॉर माइक्रोवेव्स, आई फॉर इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद आ जाता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी स्टैंड फॉर दिस विजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड से आ रहे हैं और इंफ्रारेड के बाद जैसे ही विजिबल स्पेक्ट्रम में एंटर होंगे तो हमें पहले रेड मिलेगी। यहाँ पर उल्टी बनी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पूरे के पूरे को उल्टा कर देना है आपने। पहले रेड लाइट आएगी, ठीक है, विब गायर के हिसाब से, फिर ऑरेंज लाइट आएगी, फिर आएगी उसके बाद येलो लाइट, फिर उसके बाद आएगी ग्रीन लाइट, उसके बाद आएगी जी के बाद बी ब्लू लाइट, उसके बाद आएगी इंडिगो लाइट, उसके बाद आएगी वायलेट लाइट, और वायलेट के बाद फिर आएगी अल्ट्रा वायलेट। अब इस तरफ रेड है, रेड के बाद बिल्कुल लॉन्गर वेवलेंथ वाली या इसके बाद लो फ्रीक्वेंसी वाली, जो इससे लो फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है वो इंफ्रारेड है। इधर हाई फ्रीक्वेंसी वाले एंड पर वायलेट है, तो इसके बिल्कुल बाद जो इससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी उसको अल्ट्रा वायलेट कहेंगे। ठीक है। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, रेड से कम एनर्जी वाली, कम फ्रीक्वेंसी वाली, वायलेट से ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी वाली, ज़्यादा एनर्जी वाली। ये जो यू है विजिबिलिटी के बाद वाला, ये अल्ट्रा वायलेट के लिए है। एक्सट्रीम गाइडेंस, इसका ई नहीं देखना, इसका एक्स देखना है। ये अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रेज शो होती हैं, एक्स रेज के बाद फिर गैमा रेज आती हैं आखिर में, गाइडेंस जी फॉर गैमा। ये सारी अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। एक ये आपने याद रखना है कि विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनोमीटर तक लाई करता है। एक्स रेज की वेवलेंथ आपसे पूछ ली जाती है। एक्स रेज को हमेशा हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, यानी कि 10⁻⁻10 नैनोमीटर। तो अगर किसी की वेवलेंथ आपको दी हुई है और उसके साथ आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम लिखा, तो समझ जाएं कि वो इसी एक्स रेज वाले रीजन में ही कहीं ना कहीं पर लाई करेगी। ठीक है। 10⁻⁻10 वाले में ये यहाँ पर 1 नैनोमीटर है, एक्स रे से थोड़ा सा पहले, और उधर 10⁻⁻3 नैनोमीटर है, नैनोमीटर से भी आगे वाला, ठीक है ना, पीको पे चला गया। तो यहाँ पर बीच में 10⁻⁻10 वाला एंगस्ट्रॉम वाला रीजन लाई करेगा जहाँ पे एक्स रेज है। यहाँ पे कभी कभार एमसीक्यू आपको पूछ लिया जाता है कि एक्स रेज की वेवलेंथ किस रेंज में लाई करती है, वो आपको पता होना चाहिए, और विजिबल स्पेक्ट्रम किस रेंज में है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो 400 नैनोमीटर छोटी वेवलेंथ है वो इस साइड पर है, 700 नैनोमीटर जो बड़ी वेवलेंथ है वो इस साइड पर है, रेड वाली साइड पर। ठीक हो गया। अभी ये विबगायर आ गया, VIBGYOR। उर्दू में जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे सुर्ख, नारंगी, जर्द, सब्ज, नीला, जामनी, बनफशी।
वो हम इस साइड से पढ़ते थे फ्रॉम द लॉन्गर वेवलेंथ एंड, बट फॉर नाउ ये जो विबगायर का आपका निमोनिक है दिस इज फ्रॉम द शॉर्टर फ्रीक्वेंसी साइड, फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ साइड, हायर फ्रीक्वेंसी साइड। तो ये आपने याद रखना है कि इसके किस साइड पर अल्ट्रावायलेट है और किस साइड पर इंफ्रारेड है, वरना फिर ये इधर का उधर हो जाएगा और उधर का इधर हो जाएगा और सारी चीज़ें फिर मिक्स हो जानी है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाना है। दिस इज द इंटायर डेटा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू, सम ऑफ दिस दैट यू नीड टू मेमोराइज एंड अप्लाई अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बेसिक्स पढ़ेंगे एंड देन विल बिल्ड अप टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक बर्नौलीज इक्वेशन एंड टॉरस सीरीज थ्योरम इन द एंड। तो अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।